हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी हिस्ट्री की चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर का सेकेंड लेक्चर। कल तक के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे 1700 सेंचुरी आते आते मुगल्स का जो एम्पायर है वो स्लो होता गया, है ना, बहुत ही वीक हो गया। मैंने दिखाया था ये बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और ये इनके बेटे हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, है ना। और ये थे ब्रिटिश का जनरल जिसने बहादुर शाह जफर पे ये एक्शन लिया था। और कैसे ये लोग एकदम पावरफुल हो गए थे, पावरलेस हो गए थे, सॉरी। फिर उसके बाद 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया कि वो जो है आके एशिया में स्पेशली इंडिया से ट्रेड कर सके। और ये रूट पहले लोग अपनाते थे, ये इंग्लैंड से निकल के अफ्रीका का पूरा गोल चक्कर लगा के ये लोग बॉम्बे या गोवा आते थे। द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया थ्रू दिस वे, और हम ऐसे भी कह सकते हैं द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप वॉज वास्को डी गामा, और वो आके लैंड किया था गोवा के ब्रिज पर। तो इसीलिए वास्को डी गामा नाम का जगह है। देखो ये कहाँ लिखा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे, हमने कल पढ़ा था। It was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who discovered the sea route to India in 1498 और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। लेकिन सबने यही सोचा था कि हम लोग ट्रेड करेंगे गुड्स को चीप खरीद के और उसे यूरोप में हायर प्राइसेस पे बेच के। लेकिन ऐसा सोचने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही ऐसी कंट्री नहीं थी, पुर्तगाल भी था, नीदरलैंड भी थे, फ्रेंच भी थे, जो ऑलरेडी इंडिया में आके ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इसलिए यूरोप की ये जो 4 कंट्रीज हैं इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वॉर होने लगे। और वॉर कैसे, ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के शिप को समुद्र के रास्ते में डुबो देते थे, हमला करते थे, लूट लेते थे, या फिर जो है इनके ज़्यादा रूट्स को ब्लॉक कर देते थे। ऐसा करके ये एक दूसरे को हमले करते रहते थे। और ये प्राइमरली इंडिया से क्या ट्रेड करने आते थे, तो मेनली ये लोग ट्रेड करने आते थे कॉटन और सिल्क के कपड़े। उसके बाद जो इनका मेन फोकस था वो था मसाले, स्पाइसेस। आप देखो, पेपर मतलब मरीच, क्लोव मतलब होता है लौंग, कार्डामन छोटी इलायची, सिनामन बड़ी इलायची, इलायचियाँ, ये सब मसाले ट्रेड। क्योंकि पूरे यूरोप में मसाले किसी को पता ही नहीं थे। आपको बता दूं मैं, इंडिया इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग स्पाइसेस का 70 to 80% प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। 70 to 80% जो पूरे वर्ल्ड में मसाले मिलते हैं उसका केवल और केवल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो यही सब चीज़ों का ट्रेड करने ये लोग आते थे। और उसके बाद से ये हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कैसे इन लोगों ने ट्रेड किया। और सबसे पहले जो है पुर्तगीज आए, फिर फ्रेंच आए, उसके बाद से डच आए और लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जो भी कंपनीज थी इन लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ा, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि सिर्फ ट्रेड करेंगे तो ये जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्हीं से लड़ने में इनका सारा पैसा और सारा का सारा फोकस चलाता था। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अब इन्हें ट्रेड को पॉलिटिक्स से जोड़ना ही पड़ेगा। देखो लिखा था, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब अब ये लोग पॉलिटिकल ट्रेड करने वाले थे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सर इसकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। लैंड तो किए थे ये लोग गोवा में, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की बंगाल में। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। आप लोग इसको नोटबुक में लिख लो, अभी के अभी नोट्स बनाना और हेडिंग लगाओ नोट्स, और उसमें आप ये लाइन लिख लो। कौन सी लाइन, तो ये पूरी लाइन, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। अब हुगली कौन सी रिवर है, तो गंगा नदी, आपकी जो गंगा नदी यूपी में बहती है, आपकी हिमालय से शुरू होके और पूरा यूपी होते हुए बिहार होते हुए जो बंगाल में जाती है, और बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में उसका खत्म होता है। वो एक्चुअली में कोलकाता में जाके हुगली नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी नहीं गिरती है सुंदरबन में, इसका मीटिंग पॉइंट होता है हुगली से, और हुगली नदी गिरती है सुंदरबन डेल्टा में। ऐसा है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि गंगा नदी को ही हुगली नदी बोलते हैं कोलकाता में। तो उसके किनारे पर इंग्लैंड ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। जो ब्रिटिश कंपनी के ट्रेडर्स थे, जो लोग मार्केट में घूम के ट्रेडिंग करते थे, उनको फैक्टर्स बोला जाता था। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it has offices where company officials sat. इन लोगों ने एक वेयरहाउस खरीदा, माल गोदाम खरीदा, गोदाम खरीदा, जहां पे जो भी इनको एक्सपोर्ट करना होता था, मतलब इंडिया से सामान अपने देश में भेजना होता था, वो उसको उस वेयरहाउस में स्टोर करते थे। और उसके बाद वो तो वेयरहाउस था, लेकिन कंपनी ने अपने ऑफिसेस सेटअप कर रखे थे शहर के अलग अलग हिस्सों में, जहां से ये लोग ट्रेडिंग करते थे।
As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the फैक्ट्री। जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ता गया तो इन्होंने क्या किया कि अपने फैक्ट्री के आसपास मर्चेंट्स और ट्रेडर को इनवाइट किया कि आप आके वहीं रहो, उन्हीं की फैक्ट्री में काम करो, अच्छी खासी पेमेंट देंगे और आप खुद जो है वहां पे कपड़े बनाओ। ऐसा इन्होंने सबको लालच दिया। बाई 1696, देखो कितने ईयर्स हो गए, 1651 में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी और 1696 तक में इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इन्होंने अपनी फैक्ट्री के चारों ओर किले बनाने शुरू कर दिए। फोर्ट मतलब होता है किला, जैसे राजा लोग बनाते हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए, वैसे ही लोग किले बनाने शुरू कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 years लेटर 1696 के 2 साल के बाद, आपको पता ही है मुगल जो ऑफिशियल्स थे वो क्या हो गए थे, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए थे, क्योंकि दिल्ली में जो मुगल के राजा थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो पूरे किंगडम को संभाल पाए। तो पूरे इंडिया में जितने भी ये मुगल्स के जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी लैंड्स होती थी, जो कंट्रोल करते थे उस एरिया को, वो लोग वहां के राजा बन बैठे थे। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स हो गए थे, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन्हीं जमींदार को ब्राइब देना स्टार्ट किया, कमीशन देना स्टार्ट किया, घूस देना स्टार्ट किया और उनको उनसे टैक्सेशन के राइट्स ले लिए। कौन से राइट्स ले लिए, जमींदारी राइट्स ओवर देयर विलेजेस। मतलब उनसे बोला, जमींदारों से बोला कि आप लोग टैक्स कलेक्शन, और जो जमींदार पे आपके किसान काम करते हैं जिसके बदले वो लोग टैक्स देते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें दे दो। हम किसानों से आपका जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपको जमा कर देंगे, उसके बदले में आप हमें कमीशन दे देना। तो भाई अगर किसी का भी काम आसान होगा तो वो तो बोलेगा ना कि हाँ ठीक है कर लो, है ना। मान लो जैसे नौकर घर पे होते हैं, अगर आपके घर में सर्वेंट है तो वो खाना बनाता है, मान लीजिए वो कपड़े धोता है, वो बाजार से सामान लेके आता है और उसके बदले आप उसको सैलरी देते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपका काम आसान कर दिया। अगर यही वो सर्वेंट नहीं होता तो खाना आप बनाते, बर्तन आप धोते, घर का सामान आप लेके आते। तो अब ये 3 काम वो कर रहा है जिस बदले में उसको आप सैलरी दे रहे हो। तो वही काम ब्रिटिशर्स ने भी किया। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप लोग अपने जमींदारों को बोला। किसको बोला? जो मुगल जमींदार थे, जिनके पास जमीन थी, जो राजा बन के बैठे थे, उनसे ब्रिटिशर्स गए उनके पास और ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया ऐसा है कि आप लोग अपने घर में रहो, आप लोग अपने महलों में रहो, जो भी किसानों से टैक्स कलेक्शन काम होगा घर घर जाके हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और लाके आपके खजाने में जमा करेंगे, उसके बदले में आप हमें कमीशन देना। और इसके लिए उन्होंने क्या दिया? उनको ब्राइब दिया, घूस दी बहुत सारी। वन ऑफ दीज वॉज कालीकाटा। कौन सी जगह? विलेज का नाम था कालीकट। कालीकट जो विलेज का नाम था जहां से इन्होंने शुरुआत किया था, जिसको बाद में इन्होंने सिटी ऑफ कैलकाटा और आज की डेट में कोलकाता बनाया, नोन टुडे। आज इसको तो कोलकाता के 3 नाम, कोलकाता से पहले इसका नाम था कैलकाटा और कैलकाटा से पहले इसका नाम था कालीकाटा। तो फर्स्ट ओरिजिनल नेम वाज कालीकाटा, देन इट बिकेम कैलकाटा एंड नाउ इट इज नोन एज कोलकाता। It is persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। समझ में आया आपको? मतलब इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब से ये भी इशू लेटर लिखवा लिया था कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है इसको कोई टैक्स नहीं देना है, ये फ्री में ट्रेड कर सकती है। इतना इन्होंने ब्राइब दिया था जमींदारों को कि सभी जमींदार इनके फेवर में हो गए और जमींदारों ने मिल के जो है बोल दिया और एक लेटर इशू करा लिया, जिससे ब्रिटिश कंपनीज के सारे ड्यूटी, सारे टैक्सेस खत्म हो गए। मतलब वो फ्री में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ बेस प्राइस पे खरीदते थे और उसको अपने देश लाके बेचते थे, कोई ड्यूटी नहीं देते थे। तो भाई इससे तो किसी भी कंपनी का फायदा हो जाएगा अगर आपको टैक्सेस में रिलीफ मिल जाएगी। तो द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। इसके बाद भी कंपनी ने जो है कोशिश नहीं छोड़ी कि अपने प्राइसेस कम कराने के लिए। देखो मैंने आपके स्टार्टिंग में जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट हुआ मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर कंपनी थॉट कि इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। कंपनी को समझ में आ गया था कि पॉलिटिक्स को ट्रेड से अलग नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने पॉलिटिकल ट्रेडिंग शुरू की और उस पॉलिटिकल ट्रेडिंग में इन्होंने क्या कराया, इन्होंने ये लगातार कोशिश करती रही कंपनी कि इसको मोर एंड मोर कंसेशंस मिले, छूट मिले और टैक्सेस और प्रिविलेजेस भी ज़्यादा मिलने लगे। अब औरंगजेब का फरमान जो उन्होंने इशू कराया था कि इनको कोई ड्यूटी नहीं देनी, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को ये राइट मिल गया था कि वो जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी।
अब दिक्कत ये थी कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ट्रेड करते थे, सिर्फ उनको ड्यूटी फ्री था। लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो पर्सनल ट्रेडिंग करते थे, जो पर्सनल खर्चे करते थे, उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अब ब्रिटिशर्स ने ये ट्राई किया कि ये वो भी माफ करा ले। तो दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब जमींदारों को धीरे धीरे इन्होंने वो अपना जो है ड्यूटी देना भी बंद कर दिया। मतलब ये सारी की सारी ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से करते थे, जिससे कि बंगाल को जो है रेवेन्यू का लॉस होने लगा। ऑब्वियसली बंगाल में ट्रेड कर रहे थे तो ये अपना जितना भी ड्यूटी देते वो बंगाल की गवर्नमेंट को देते, मतलब बंगाल की जमींदार को देते। गवर्नमेंट तो उस टाइम थी ही नहीं, बंगाल के जमींदारों को देते। तो जमींदारों को जब ये ड्यूटी ही नहीं देने लगे, क्योंकि सारी की सारी पूरे कैलकाटा और आसपास के विलेजेस पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था, ये टैक्स कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे करते थे। जो जमींदार, जो किसान, गरीब किसान देते थे, वो अमाउंट बहुत नॉमिनल होता था। और ट्रेडिंग का जितना प्रॉफिट होता था ये वो सब ब्रिटिशर्स खुद रख लेते थे, क्योंकि इनको औरंगजेब का फरमान था कि इनसे टैक्स नहीं लेना है। तो इसलिए बंगाल को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ? हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? ऑब्वियसली जो वहां के जमींदार थे, जिन्होंने अपने आप को नवाब बोला था, नवाब थे बंगाल के, उनको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स की वजह से उनके खजाने खाली हो रहे हैं और ये लोग टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, और ऊपर से जो ये लोग किसानों से भी टैक्स ले रहे हैं उसका भी एक पोर्शन ये कंपनी अपने देश इंग्लैंड भेज देती थी। मतलब जो किसान, जो मान लो किसानों से इन्होंने 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, तो ये खजाने में सिर्फ 50 रुपए जमा करते थे और 50 रुपए ये लोग अपने देश रख लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट में शो कर देते थे। तो इसीलिए नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान, आप इसको भी नोट कर लो, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल? मुर्शीद कुली खान। आपका ये क्वेश्चन आंसर होगा, आप इसको भी नोट करो, अभी लिख लो, अभी इसको वीडियो को पॉज करके। नवाब ऑफ बंगाल वाज मुर्शीद कुली खान हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट किया था। आपको दिखाऊं, ये देखो मद्रास से कितनी ज्यादा शिप्स जो है कलकत्ता आके, और ये है आपके ब्रिटिशर्स का फैक्ट्री, ये ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री है। ये देखो, लग रही है फैक्ट्री? नहीं ना, फैक्ट्री ऐसी तो लगी नहीं रही, लग रहा है किला है किसी राजा का, है ना। अब देखो, ये है रॉबर्ट क्लाइव, द फर्स्ट जनरल हु ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी की सारी राजनीति, ये सारे के सारे जो भी कंसेशंस हैं, सॉरी वॉइस नहीं दिख रहा, ये सारे के सारे जो कंसेशंस हैं वो सब इन्हीं की देन है, रॉबर्ट क्लाइव की। आओ पढ़ते हैं कि कैसे ट्रेडिंग करने आई एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल करना स्टार्ट कर दी। मतलब लड़ाइयाँ लड़ने लगी, वॉर लड़ने लगी, और एरियाओं को, टेरिटरीज को, जितने भी आसपास के थे उस पर कब्जा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब बंगाल इंटेंसिफाइड। अर्ली 18th सेंचुरी, मैंने बताया था ना, जिस सेंचुरी की बात होगी उससे एक साल प्रीवियस के ईयर की हम लोग बात करेंगे। अगर 18th सेंचुरी बोला है मतलब 1700 से 1800 का पीरियड, तो मतलब स्टार्टिंग है अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब 1700 के बाद के ईयर्स में कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में बहुत सारे जो टेंशन बढ़ने लगे, क्योंकि कंपनी एक भी रुपया ड्यूटी या टैक्स नहीं पे करती थी। अब क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो बंगाल ऑफ नवाब ने क्या किया, असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, सो अदर रीजनल पावर्स were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. कौन कौन से नाम आपको याद करने पड़ेंगे? बंगाल के 3 रूलर, मुर्शीद कुली खान से स्टार्ट हुआ था वॉर, मतलब मुर्शीद कुली खान से टेंशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद राजा बने अलीवर्दी खान, और उसके बाद राजा बने सिराजुद्दौला। किसके राजा बने? बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। तो 3 नवाब ऑफ बंगाल थे, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला। आपको ये सीक्वेंस लिखना, आप लिखोगे नोटबुक में, लिखो नवाब ऑफ बंगाल, उसके बाद लाइन चेंज करके नंबर 1 मुर्शीद कुली खान, नंबर 2 अलीवर्दी खान, और नंबर 3 सिराजुद्दौला। ये लोग कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल थे। अब ये सब के सब ना बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और औरंगजेब के डेथ के बाद, क्योंकि औरंगजेब ने ही फरमान इशू किया था कि कंपनीज को टैक्सेस नहीं देने, ड्यूटी नहीं देनी, लेकिन जब औरंगजेब मर गया तो मतलब ये नवाबों ने रिफ्यूज कर दिया टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड।
इन राजाओं ने क्या किया, औरंगजेब के डेथ के बाद बोला कि वो फरमान औरंगजेब ने इशू किया था, औरंगजेब मर गया तो वो फरमान भी कैंसिल हो गया और इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ज़्यादा टैक्स वसूलना चालू कर दिया और उनसे बोला कि आपको ये ड्यूटी पे करना है, तभी आपको ट्रेडिंग के राइट मिलेंगे, तभी आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। Denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। मतलब इन्होंने कंपनी को कॉइन्स छापने, मिंट कॉइन मतलब कि ये लोग क्या करते थे, कॉइन्स भी छापते थे खुद ही। सोचो घर में बैठ के कुछ सिक्के छाप रहे, जो चलने वाली करेंसी है वो भी छापते थे, ठीक है, तो कहाँ से मनी की वैल्यू होगी। और उसके बाद से ये क्या करते थे, उसके बाद ये लोग फोर्टिफिकेशन भी करते थे। मैंने बताया था ना, इन्होंने अपनी फैक्ट्री को किले में तब्दील कर लिया था, तो इसी तरह से ये जहां जहां जाते थे वहां वहां अपना अपना एक किला बना लेते थे। तो जब औरंगजेब मर गया, उसका फरमान भी खत्म हो गया, तो नवाब ऑफ बंगाल ने मना कर दिया, बोला आप इसमें से कुछ नहीं करोगे, आपको पहले हैवी टैक्सेस जो भी आपके ड्यू हैं पिछले सालों के, आप वो कंप्लीट कराओ। अब एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी पे इन्होंने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। और इन्होंने क्या क्लेम किया, इन्होंने क्लेम किया कि कंपनी बंगाल के जो हक हैं, डिप्राइव मतलब होता है हक से दूर रखना, किसका हक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जो ट्रेडिंग और टैक्सेस से जो ह्यूज अमाउंट आ रहा है वो कंपनी बंगाल को नहीं पे कर रही है और इसीलिए नवाब की अथॉरिटी भी कम हो रही है। अब it was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and its official। कंपनी क्या करती थी, कंपनी अभी भी टैक्स नहीं पे कर रही थी और लेटर लिख लिख के रिक्वेस्ट करती थी और डिसरिस्पेक्टफुल वे में लेटर्स लिखती थी, हड़काती थी और इनको धमकाती थी कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, और अपने आप के बाद क्या करते थे, नवाब को ये लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अब इसके बाद क्या हो गया, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव। अब कंपनी ने अपने जो है पक्ष में ये बोला, जब नवाबों ने ये बोला कि आपकी ड्यूटी बाकी है, औरंगजेब मर गया, फरमान खत्म हो गया, आप लोग पिछला वाला भी टैक्स पे करो, तो कंपनी ने ये बोला कि हम लोग तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लोकल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि हम लोग विदेशी हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो लोकल ट्रेडर्स हमसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं और वो लोग क्या है, डिमांड जो ट्रेड के जो नियम है, रूल्स हैं, उसको ये लोग खराब कर रहे हैं, रूइंग कर रहे हैं। रूइंग का मतलब है खराब करना, और ट्रेड तभी फ्लरिश हो पाएगा, मतलब हम प्रॉफिट कभी कमा पाएंगे जब हमारी ड्यूटीज को रिमूव किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। अब इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैज टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्स। इन्होंने ये भी बोला कि ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सेटलमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा गांवों पे कब्जा करना होगा, और ज़्यादा गांवों को खरीदना होगा, उसके टैक्सेस लेने होंगे और अपने अपने किले बाहर गांव में अपना एक किला बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, द कन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली इक्वेटेड विद द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद जब नहीं दोनों पक्ष नहीं माने, तो फिर ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने वॉर में आ गए और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के वॉर में दोनों सामने आए। अब प्लासी के वॉर में क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना है। आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि प्लासी यह नाम कैसे पड़ा और ये जगह कहाँ थी। और आज मैंने जो भी 2-3 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया कंपनी कब आई, कहाँ पे इसने प्लांट सेटअप किया, फिर किस जो ईयर में औरंगजेब मरा, और उसके बाद से नवाब जो है बंगाल के 3 कौन कौन थे, तो ये आपको लिख के मुझे भेजना है। और प्लासी का जो बैटल हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे आज आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।